नमस्कार, स्वागत आप सभी का डी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों में जागरूक मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सुबह 11 बजे तक 25.41% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 32.82% मतदान हुआ। वहीं महाराष्ट्र में 18.18% मतदान दर्ज किया गया। गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही एक दिव्यांग बच्ची से भी बातचीत की। महिलाओं ने इस मौके पर अहमदाबाद में पोलिंग बूथ के बाहर पीएम मोदी को राखी भी बांधी। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अपील की कि वो लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि इस उत्सव में मतदान कोई सामान्य दान नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। अमित शाह गांधीनगर क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अमित शाह ने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अमित शाह ने कहा कि आप ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हो। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने शिवमोगा में मतदान किया। कर्नाटक के गदग हावेरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बसवराज बोम्मई ने मतदान बूथ संख्या 112 पर अपना वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पत्नी राधाबाई खड़गे के साथ कलबुर्गी के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गुजरात के पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। बीजेपी उम्मीदवार पल्लवी डेम्पो ने साउथ गोवा लोकसभा क्षेत्र के पणजी में अपना मतदान किया। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार वीडी शर्मा ने भोपाल में अपना वोट डाला। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी ने जामनगर से भाजपा विधायक और बाबा जडेजा ने जामनगर के मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार ने सीहोर के एक मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया। शरद पवार ने बारामती के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। बारामती लोकसभा सीट से एससीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने भी अपना वोट डाला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र से मतदान किया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में मतदान किया। अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख ने लातूर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। छत्तीसगढ़ की
सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने अपने मत का प्रयोग किया। शशि सिंह ने अपने गृह ग्राम शिवपुर में सुबह आकर मतदान किया। बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा के जिला परिषद के मतदान केंद्र को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जो मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोकतंत्र के इस महापर्व में दिव्यांग मतदाता भी पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दिव्यांग मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। मध्य प्रदेश के विदिशा में लोकतंत्र की सुखद तस्वीर देखने को मिली। महिलाएं लोकतंत्र के उत्सव में लोकगीत गाते हुए बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंची। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के तीसरे चरण के मतदान के दौरान भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष और तृणमूल कांग्रेस के बूथ प्रेसिडेंट के आपस में झड़प हुई। भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष ने तृणमूल के बूथ एजेंट पर धमकाने का आरोप लगाया। धनंजय घोष ने कहा कि उम्मीदवार के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। आगामी 4 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार कटाक्ष करते हुए भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। पीएम ने कहा कि आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा हुआ है। साथ ही पीएम ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के बयानों का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस के इरादे बेनकाब हो चुके हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के अहमदनगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, वहीं बीड में भी प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड में चुनावी दौरे पर हैं। राहुल गांधी झारखंड के गुमला में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज से नामांकन शुरू। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 14 मई। 7वें चरण में 17 मई को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को होगा मतदान। वहीं आज छठे चरण के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की जांच भी की जा रही है। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर 25 मई को होगी वोटिंग। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन की जांच का दिन है। ओडिशा विधानसभा के लिए चुनाव 4 चरणों में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में बड़ी मात्रा में कैश बरामद करने के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। संजीव लाल और जहांगीर आलम को पूछताछ के बाद धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। झारखंड के रांची में आज भी ईडी की छापेमारी चल रही है। 7 जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के नेताओं को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में खड़गे ने चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदान आंकड़ों में विसंगति और पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़े प्रकाशित न किए जाने का जिक्र किया है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस साल का पास प्रतिशत 74% रहा है। उत्तराखंड के जंगल में फैली आग को रोकने के लिए वायुसेना की पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। सेना ने हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया। महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन शोषण के मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउरकेला कोर्ट दोपहर 2 बजे आदेश सुनाएगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी गई है।
सलमान खान के घर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 5वें आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। और फिलहाल हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ग्लोबल मार्केट के मजबूत संकेतों के बीच आज शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने जीएसटी को लागू करते हुए समय गरीब समर्थक रुख अपनाया और कर की कम दरों के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व जीएसटी पूर्व स्तर तक पहुंचा। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी के तहत कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी पूर्व दरों की तुलना में कर कम दर से लगाया गया और बालों के तेल और साबुन जैसी वस्तुओं पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लेन देन के ब्यौरे को स्थायी रूप से हटाकर ई-रुपये या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बनाया जा सकता है गोपनीय, इससे वह कागजी मुद्रा के समान हो जाएगी। बीआईएस इनोवेशन समिट में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को मदद के लिए प्रोग्रामेबिलिटी फीचर पेश करने के साथ साथ सीबीडीसी को ऑफलाइन मोड में हस्तांतरणीय बनाने पर भी कर रहा है काम। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ रेट के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। घरेलू रेटिंग एजेंसी ने बयान में कहा कि सरकारी पूंजीगत व्यय बने रहने, कॉर्पोरेट और बैंकिंग क्षेत्र के बही खाते में कर्ज की कमी और आरंभिक निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय से मिले मजबूत समर्थन ने उसे वृद्धि अनुमानों में संशोधन करने के लिए मजबूर किया है। दैनिक उपभोग के उत्पाद बनाने वाली कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को मार्च तिमाही में 1893.21 करोड़ रुपए का एकीकृत घाटा हुआ है। सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की मंजूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के स्थायी इंजीनियर्स के एक वर्ग ने लंबे समय से लंबित संशोधित वेतन भुगतान के तत्काल क्रियान्वयन की मांग को लेकर 24 मई से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। वैश्विक निवेश कंपनी केकेआर ने कहा कि उसने चिकित्सा उपकरण कंपनी हेल्थियम मेडटेक का अधिग्रहण किया। ये सौदा 7,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। लूट मोबाइल का 31 मार्च 2024 को समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा 8.5% की गिरावट के साथ 95.16 करोड़ रुपए रहा। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 6 जून से शुरू होने वाली 96,317 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली लगाने के लिए आवेदन जमा किया। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए लगभग 96,317 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। आधार मूल्य पर कुल स्पेक्ट्रम का मूल्य 96,317 करोड़ रुपए। इसके लिए विभाग 10 मई को आवेदकों का स्वामित्व विवरण प्रकाशित करेगा। आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मई है और बोलीदाताओं की अंतिम सूची 20 मई को घोषित की जाएगी। चीनी उद्योग निकाय आईएसएमए ने सरकार से सितंबर में खत्म होने वाले करेंट मार्केटिंग ईयर में 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का आग्रह किया गया है, क्योंकि अधिशेष के शिपमेंट से मिल मालिकों की तरलता बढ़ेगी। आईएसएमए ने एक बयान में कहा कि अप्रैल 2024 के अंत तक उत्पादन लगभग 314 लाख टन तक पहुंचा। साथ ही 2023-24 विपणन वर्ष में अंतिम शुद्ध चीनी उत्पादन 320 लाख टन के करीब रहने का अनुमान। संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइन एमिरेट्स ने A350 विमान की सर्विस देने वाले गंतव्यों के सेट की घोषणा की। इस साल सितंबर 2024 में अमीरात के A350 विमान भरेंगे उड़ान। एयरलाइन ने अपने विमानों को 9 गंतव्यों के लिए किया तैनात। इंडियन बैंक के परिणामों के अनुसार चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 55% बढ़कर 2,247 करोड़ रुपए हुआ। पिछले वर्ष समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,447 करोड़ रुपए था।
भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बना हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों से नए ऑर्डर मिलने के कारण देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अप्रैल 2024 में 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों और मजबूत मांग के दम पर HSBC इंडिया का सेवा कारोबारी गतिविधि सूचकांक पिछले माह 60.8 रहा, जो 2010 के मध्य के बाद सर्वाधिक है। हमास ने घोषणा की है कि उसने गाजा में इजरायल के साथ 7 महीने से चल रहे हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष विराम के लिए मिस्र कतर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वहीं इजरायल ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया है। इजरायल ने कहा कि संघर्ष विराम प्रस्ताव की शर्तें उसकी मांगों को पूरा नहीं करती। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यालय में कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने राफा में एक ऑपरेशन जारी रखने की मंजूरी दी। दक्षिण अफ्रीका में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने से हुआ बड़ा हादसा। जॉर्ज शहर में इमारत ढहने से कई लोग मलबे में दब गए, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। प्रांतीय सरकार के प्रमुख एलन विने ने कहा है कि इस समय लोगों की जान बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा टली। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 322 दिन बिता चुकी हैं और उनके पास सबसे ज्यादा घंटे तक स्पेस वॉक करने वाली महिला वैज्ञानिक होने का रिकॉर्ड भी है। रूस में एक अमेरिकी सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, आप देखते रहिए DD न्यूज।